हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो आज हम हाजिर हैं मार्च 2022 के अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी के साथ। और आज इस मंथ वाली जो क्रोनोलॉजी है, पहले मैं ये बता दूं कि कल किसी ने पूछा था कि भाई मार्च इतनी जल्दी कैसे क्रोनोलॉजी आ गई। तो ये जो क्रोनोलॉजी है, इसके अंदर जो बैक मंथ है आपका, यानी फेब का जो मंथ है, उसके जितने भी करंट अफेयर्स है वो इंक्लूडेड है। इसमें हमेशा ऐसा होता है कि प्रीवियस मंथ का होता है और आने वाले मंथ की ये लोग डेट जो है वो इंक्लूड करते हैं। तो इसमें बैक मंथ का है, ठीक है। तो अब देखिए, इसके अंदर जो है आपको राजस्थान का जो बजट है और आर्थिक समीक्षा है वो भी बहुत वाइडली इसमें कवर किया है, बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किया है। और उसके अलावा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी दिए हैं, तो उनको भी हम बहुत अच्छे से इसमें कवर करने वाले हैं। तो चलिए मैगजीन को स्टार्ट करते हैं। आप इस मैगजीन को जो है इसकी हार्ड कॉपी खरीद लीजिएगा, वरना जो है इसका टेलीग्राम चैनल पे आपको जो PDF है वो अवेलेबल हो ही जाएगा। तो फर्स्ट पेज जो है देखते हैं उसमें क्या न्यूज़ है। तो इन महिलाओं को आप बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे, इन्होंने फर्स्ट मेडल जीता था हमारे लिए 2020 के टोक्यो ओलंपिक में। तो देखिए, अभी जो राष्ट्रमंडल खेल होने वाले हैं ना, उनके लिए इन्होंने क्वालिफाई कर लिया है, ठीक है। तो उनके लिए क्वालिफाई करने के लिए इन्होंने अभी सिंगापुर के अंदर जो भारोत्तोलन अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता हुई थी 2022 की, तो उस कैटेगरी के अंदर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है 55 किलोग्राम की कैटेगरी में। तो क्या नाम है इनका नाम है मीराबाई चानू, ठीक है। ये किस स्टेट से बिलोंग करती है ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इन्होंने 2020 के टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक हासिल किया था और पहला पदक इन्होंने ही हासिल किया था। और सिंगापुर में अभी जो भारोत्तोलन अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता हुई है 55 किलोग्राम की कैटेगरी में, इसमें उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है और राष्ट्रमंडल खेलों के लिए क्वालिफाई कर लिया है। इनके अलावा एक और महिला है, वेट लिफ्टर हैं, जिन्होंने क्वालिफाई किया है, वो भी 55 किलोग्राम कैटेगरी में ही है। उनका नाम है विद्या रानी देवी, ठीक है। इन्होंने भी स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है। ओ आई एम सॉरी, ये 59 किलोग्राम कैटेगरी में, 59 किलोग्राम में, यहाँ गलती नहीं करनी है, 59 किलोग्राम कैटेगरी के अंदर है। इनका नाम है विद्या रानी देवी और इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है और ये भी राष्ट्रमंडल खेलों के लिए क्वालिफाई कर गई है। पुरुष वर्ग की अगर बात करें तो दो व्यक्ति हैं, एक का नाम है संकेत सागर, कितना अच्छा नाम है देखिए, संकेत सागर। दूसरे हैं ऋषिकांत सिंह। तो इन्होंने 55 किलोग्राम की कैटेगरी के अंदर जो है क्वालिफाई किया है और राष्ट्रमंडल खेलों के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं, ठीक है। एक ने जीता है इसमें स्वर्ण, संकेत ने, और जो ऋषिकांत है उन्होंने जीता है रजत, ठीक है। अब देखिए सेकंड वाला जो पैराग्राफ है, इसको और भी ध्यान से पढ़िएगा। अगर आपके कोई भी अभी रिसेंट कोई एग्जाम हो तो और भी अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वहाँ अगर ऐसे पर्सन इन न्यूज़ का क्वेश्चन आएगा तो वो ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। इनका नाम है केतानजी ब्राउन जैक्सन। कौन है ये? तो ये अमेरिका के अंदर हाल ही में जो अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट है उसमें इनको जज के रूप में मनोनीत किया गया, नॉमिनेट किया गया है, ठीक है। और ये ऐसी सुप्रीम कोर्ट में मनोनीत होने वाली पहली अश्वेत महिला बनी है, ठीक है। पहली अश्वेत महिला जज बनी है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कहाँ की है ये केतानजी ब्राउन? तो ये केतानजी ब्राउन जैक्सन जो है, ये आपके अमेरिका में राष्ट्रपति के द्वारा इनको सुप्रीम कोर्ट में जो है जज के रूप में, पहली महिला अश्वेत जज के रूप में जो है वो नियुक्ति मिली है, ठीक है। अब चलते हैं हमारे मासिक घटनाओं के सार संग्रह पर। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप स्किप कर देते हैं, क्या सोचते हैं कि आगे जाके पढ़ ही लेंगे, लेकिन देखिए इसमें आपको पूरी मैगजीन का ओवरव्यू मिलता है, तो इसलिए आप इसको मिस ना करें। तो इसमें देखिए फर्स्ट वाला जो हमारा न्यूज़ है वो है नेशनल मेरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर, ठीक है। अब देखिए, जैसे कि आपने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ वाली पोस्ट पढ़ी थी जो बिपिन रावत जी थे, तो वो जो पोस्ट थी सेम वैसी ही पोस्ट जो है आपके नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर एडवाइज़र की है। ये भी पहली बार ही बनाया जा रहा है, ठीक है। तो ये पहली बार बनाया जा रहा है। तो रिटायर्ड एक वाइस एडमिरल रहे हैं जिनका नाम है श्री अशोक कुमार, उनको जो है देश का पहला नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। अब ये क्या काम करेंगे? तो देखिए, ये जो है राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वय, हिंदी में बता देती हूँ, राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वय। तो समुद्री सुरक्षा आप समझते हैं कि जितने भी आपके ये जो होते हैं, नेवी होती है और आपके कोस्ट गार्ड होते हैं, ठीक है। तो इन सब के अंदर अगर समन्वय करने के लिए किसी को हेड बनाया गया है, तो वो कौन बनाए गए हैं? श्री अशोक कुमार बनाए गए, और पोस्ट का नाम क्या है? राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वय, ठीक है। जैसे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे एयरफोर्स, नेवी और आर्मी के अंदर कोऑर्डिनेशन या समन्वय बनाने के लिए, उसी प्रकार से जो आपके समुद्री सुरक्षा है उसमें समन्वय बनाने के लिए इनको भी अपॉइंटमेंट दिया गया है। तो ये रिटायर्ड थे और इनको आपस से अपॉइंटमेंट मिला है। दूसरी न्यूज़ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, बांग्लादेश की जो एयरफोर्स है BAF और USA की जो एयरफोर्स है, इन दोनों ने मिलकर के एयरलिफ्ट कराने वाला अभी एक एक्सरसाइज करी है, ठीक है। एयरलिफ्ट कराने वाली, एयरलिफ्ट समझते हैं ना आप, किसी को इवैक्यूएट करवाना, यानी कि उस जगह से दूसरे स्थान पर लेके जाना। एयरलिफ्ट तो एक मूवी भी है। तो देखिए, एक संयुक्त अभ्यास किया है इन्होंने
तो कितनी हैरानी की बात है अगर आपसे पूछ ले कि कोप साउथ 22 ये अभ्यास किन दो देशों के बीच में हुआ है। तो अगर आपसे कहे कि अमेरिका के साथ किस देश के साथ में, तो आप बांग्लादेश एक नाम भी दिमाग में नहीं आएगा कि अच्छा बांग्लादेश के साथ कर लिया है ना। तो देखिए बांग्लादेश के साथ में हुआ है। तो ये एयरलिफ्ट अभ्यास है और बांग्लादेश की छावनी है जिसका नाम है कुमरीतोला छावनी, कुर्मीतोला, ठीक है, कुर्मीतोला छावनी जो है वहाँ पर एक संयुक्त सामरिक अभ्यास किया गया है अमेरिका और बांग्लादेश की एयरफोर्स के बीच में, और उसका नाम क्या है, कोप साउथ 22। तो नाम याद रखिएगा कि नाम क्या है, कोप साउथ 22। फिर देखिए जो भारतीय रबर बोर्ड के जो अध्यक्ष थे, सॉरी निदेशक थे, उनको अभी इंटरनेशनल रबर स्टडी ग्रुप का नया अध्यक्ष बनाया गया है। तो ये भारतीय व्यक्ति हैं और इनका नाम है के एन राघवन, ठीक है। तो ये भारत में जो रबर बोर्ड है उनके अध्यक्ष थे, कार्यकारी अध्यक्ष थे मतलब, और अभी इनको इंटरनेशनल रबर स्टडी ग्रुप का जो है अध्यक्ष बनाया गया है। तो ये अपॉइंटमेंट आपको याद रखनी है। देखिए जिस भी एग्जाम में आपसे पर्सन इन न्यूज़ पूछा जाता है कि घटनाओं में या चर्चा में रहे कोई भी व्यक्ति के बारे में पूछा जाता है, तो वहाँ आपको ऐसे व्यक्तियों के नाम रट लेने चाहिए। और बेसिकली जब फर्स्ट फ्रंट पेज पे दिया है तो आपको याद होना ही चाहिए। फिर देखिए अपने ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि प्रोफेसर डॉक्टर नीना गुप्ता जो है उनको रामानुजन पुरस्कार 2021 के लिए जो है वो चूज़ किया गया है। तो ये रामानुजन पुरस्कार जो है आपको पता ही है कि रामानुजम जो है हमारे भारत के सबसे महान जो है गणितज्ञों में से एक हुए हैं। 71789 ये शायद रामानुजम हार्डी नंबर है, रामानुजम हार्डी नंबर, ठीक है। इनके ऊपर एक मूवी है, बहुत ही अच्छी मूवी है, उसको आप देखिएगा, ज़रूर से देखिएगा, आपको पता चलेगा कि भाई इनका संघर्ष कैसा रहा है, गरीबी कितनी बुरी चीज़ होती है। वो आपको पता चलेगा कि आपके पास गरीब जब इंसान होता है तो टैलेंट को कैसे खा जाता है, और जब टैलेंटेड आदमी जो होता है ना उसको कुंठा कैसे होती है जब उसको उस टैलेंट की जो है उसको पहचान नहीं मिलती है। तो उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल किया अपनी थ्योरीज़ को इन्होंने विदेशों तक पहुंचाने में, क्योंकि जो लोग हार्डी नाम का जो व्यक्ति है, हार्डी नाम के जो साइंटिस्ट हैं, वो जो स्टडी कर रहे थे वहाँ तक पहुँचाने में भी इनको कितना संघर्ष करना पड़ा वो आपको उस मूवी में दिखाया जाएगा। इसके ऊपर यूपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा था 2015 में, द मैन हु न्यू इन्फिनिटी, एक मूवी बनी है द मैन हु न्यू इन्फिनिटी, ठीक है। तो उस मूवी वो जो मूवी है एक विदेशी डायरेक्टर ने बनाई थी और इनके जीवन पे बनाई थी, ठीक है। अगर आपको देखना है कि गॉड गिफ्ट क्या होता है तो गॉड गिफ्ट आपको यहाँ पता चलेगा, ठीक है, रामानुजम की स्टोरी पढ़ के। तो इन्हीं के सम्मान के अंदर जो है ये अवार्ड दिया जाता है गणितज्ञों को, युवा गणितज्ञों को। तो ये जो प्रोफेसर डॉक्टर नीना गुप्ता है उनको ये अवार्ड जो है वो दिया जा चुका है। फिर देखिए भारत और एक अन्य देश है जिसने नीली अर्थव्यवस्था, नीली अर्थव्यवस्था समझते हैं आप, जो समुद्र से जुड़ी हुई अर्थव्यवस्था है। जैसे हमारे भारत के अंदर जो है फिशरी सेक्टर जो है, मत्स्य पालन जो है वो काफ़ी ज़्यादा अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, ठीक है। तो उसको ऑर्गेनाइज सेक्टर में लाने के लिए, उसमें प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, क्योंकि आप देखेंगे साउथ के जितने भी राज्य हैं वो हमारे कोस्ट के ऊपर सिचुएटेड है, ठीक है। तो वहाँ पर जो है नीली अर्थव्यवस्था का महत्व और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो नीली अर्थव्यवस्था में जो है आदान प्रदान, जो आपका द्विपक्षीय आदान प्रदान करने के लिए फ्रांस के साथ में जो है सहयोग पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो ये ध्यान रखना है आपको। फिर देखिए एक रेल लिंक परियोजना है जिसका नाम है उधमपुर श्रीनगर बारामूला। तो चलिए नॉर्थ के अंदर दिमाग में लाइए कि उधमपुर श्रीनगर बारामूला जो है वहाँ पर एक रेल लिंक परियोजना जो है उसके हिस्से के रूप में जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में से किस नदी पर देश के पहले केबल पुल का निर्माण जो है वो किया जा रहा है। तो इस परियोजना के अंतर्गत ही है देश का पहला केबल पुल बनाया जाएगा, तो वो अंजी नदी के ऊपर बनेगा। तो अगर आपसे पूछ ले कि अंजी नदी किस तरफ पड़ती है तो आपको पता रहेगा कि नॉर्थ में आपको ये देखने को मिलेगी, यानी जम्मू कश्मीर में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए एक खिलाड़ी हैं जो कि सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हैं, ठीक है, टेनिस के, इनका नाम है कार्लोस अल्काराज, ठीक है, पुष्पाराज। तो ये है कार्लोस अल्काराज। ये किस देश के टेनिस खिलाड़ी हैं जो कि ATP 500 खिताब जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने हैं? इनका नाम है कार्लोस अल्काराज और ये स्पेन के हैं, ठीक है। तो आपसे नाम पूछ लें, जैसे अभी पटवारी में एक क्वेश्चन देखा था मैंने कि खिलाड़ी का नाम लिख करके पूछा था कि किस खेल से संबंधित ये खिलाड़ी हैं, नाम ही ऐसे ऊपर टांग था तो दिमाग में ही नहीं आ सकता किसी के। तो हालांकि वो क्वेश्चन जो है आपके क्रोनोलॉजी में से था, तो आप नाम ध्यान रखिएगा। कार्लोस अल्काराज जो है स्पेन से खिलाड़ी हैं और टेनिस से संबंधित है, ठीक है।
नेक्स्ट देखिए, हिमालय की जड़ी बूटियों के संरक्षण हेतु हिमाचल प्रदेश का पहला जैव विविधता पार्क जो है वो कहाँ बनाया गया है। बायोडाइवर्सिटी पार्क बना है पहला, और वो भी किसका, हिमाचल प्रदेश का पहला पार्क है। कहाँ बना है, तो ये बना है आपका भुलाह घाटी मंडी में, ठीक है, भुलाह घाटी के अंदर इसको बनाया गया है, ठीक है। अब देखिए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछने के तरह तरह के अंदाज होते हैं। पहला तो अगर आपके बैंक वगैरह में एग्जाम में आएगा तो डायरेक्टली ऐसे ही पूछेंगे, लेकिन अगर आपके कोई अदर एग्जाम में आएगा तो वो ऐसे ही पूछ लेगा। जहाँ पे ज्योग्राफी अगर पूछी जाती है तो वो पूछेगा भुलाह घाटी जो है निम्न में से किस स्थान पर है, तो आपको पता होना चाहिए हिमाचल प्रदेश में है। फिर देखिए, डीजीसीआई ने 12 से 18 वर्ष की आयु वाले बच्चों के लिए कोवैक्सीन और जाइकोव डी, देखिए ये भी पटवारी का क्वेश्चन है, पूछा था कि अभी रिसेंटली कौन सी वैक्सीन जो है वो चर्चा में आई है, तो वो थी जाइकोव डी। तो देखिए, कोवैक्सीन और जाइकोव डी के बाद किस वैक्सीन को जो है मंजूरी दी है, तो अभी जो है एक और वैक्सीन को मंजूरी दी गई है जिसका नाम है कॉर्बेवैक्स, ठीक है। तो अभी जो बच्चे हैं 12 से 18 वर्ष के लिए, तो उसके लिए कॉर्बेवैक्स वैक्सीन जो है उसको मंजूरी दी गई है। फिर देखिए, कौन सा राज्य नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला हमारे देश का पहला राज्य बन गया है, ठीक है। नदियों में कौन सा, नाइट नेविगेशन, नेविगेशन का मतलब क्या होता है, हम एक जगह से दूसरी जगह विथ लाइट देख पाएँ, ठीक है। तो ऐसा नदी के अंदर ऐसा एप्लीकेशन लॉन्च करने वाला असम जो है वो पहला राज्य बना है। फिर देखिए, भारत के एक शतरंज के ग्रैंड मास्टर है जिनका अभी आपको फोटो दिखेगा, जो आपने फ्रंट पेज देखा था उसमें एक बच्चे का फोटो है, वो इनका ही है। इन्होंने पूर्व विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हराने वाले विश्व के सबसे युवा शतरंज खिलाड़ी ये बन गए हैं। तो इन शतरंज के ग्रैंड मास्टर का नाम क्या है, रमेश बाबू प्रज्ञानंद। इनके बारे में आगे हम पढ़ेंगे जब स्पोर्ट्स पढ़ेंगे, तो ध्यान, तो आप जो है इतना ज़्यादा उस पर लोड मत लें। फिर देखिए, किसान ड्रोन यात्रा किस कंपनी की पहल है जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरवरी 2022 में किया है। तो देखिए, ड्रोन के ऊपर, किसान ड्रोन के ऊपर बहुत ज़्यादा चर्चाएँ हुई है, और ये जो है कृषि को टेक्नोलॉजी से जोड़ने के लिए बहुत अहम पहल है। तो बजट के अंदर जो है ये घोषणा की गई थी, और इसके ऊपर तुरंत स्टेप भी उठाया गया है कि भाई ड्रोन्स की सहायता से कृषि को आप कैसे आधुनिक बना सकते हो। तो हाल ही में जो एक कंपनी है जिसका नाम है गरुड़ एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, तो उसकी पहल से पहला जो किसान ड्रोन यात्रा है उसको स्टार्ट भी कर दिया गया है सरकार के द्वारा। तो आप ध्यान रखिएगा, किसान ड्रोन के बारे में हम आगे और पढ़ेंगे। तो ये जो कंपनी का नाम है गरुड़ एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड है। फिर नेक्स्ट देखिए, इजराइल जो है, ये आपको हालांकि पता होना चाहिए, लेकिन फिर भी देखिए दोबारा इसे चर्चा में है। इजराइल के द्वारा किस नाम की एक नई नौसेना वायु रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। तो देखिए, सी डोम प्रणाली है। इजराइल की ऐसी प्रणाली है कि वहाँ पर जो है हवा से आने वाला चाहे रॉकेट हो चाहे मिसाइल हो, वो हवा में ही नष्ट कर सकते हैं। उस प्रणाली को कहा गया है सी डोम प्रणाली, ठीक है। फिर देखिए, लंदन के अंदर पहली बार किस लाल मौसम की चेतावनी वाले तूफान को प्रभावित किया है, ठीक है। 1984 के बाद पहली बार ये लाल मौसमी तूफान जो है वहाँ पर आया है, और कहाँ पर आया, लंदन में आया। तो नाम ध्यान रखिएगा, इस तूफान का नाम है यूनिस, ठीक है। तो अगर पूछ ले कि हाल ही में चर्चा में रहा यूनिस क्या है, आपको पता होना चाहिए कि ये एक लाल तूफान है, और कहाँ पर आया था, लंदन के अंदर, ब्रिटेन में, ठीक है। फिर देखिए, किस देश ने हाइबारी नामक 2 कारों वाली अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन जो है वो लॉन्च की है। ऐसे काम बड़े बड़े काम जापान ही कर सकता है, जो कि हाइड्रोजन से पहली ट्रेन चला दी उन्होंने। उसका नाम क्या है ट्रेन का, हाइबारी, ठीक है। और ये किसने चलाई है, जापान ने। तो नाम ध्यान रखेंगे। अब देखिए, ऐसी चीज़ें जो होती है ना वो यहाँ याद हो जाती है, आगे पढ़ाते हैं तो आगे बोर हो जाते हैं कि हाँ ठीक है, ऐसा हो जाता है। यहाँ पढ़ते हैं तो याद हो जाता है, इसलिए इस पेज को अच्छे से पढ़ना चाहिए। फिर देखिए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना काफ़ी पुरानी योजना है, 2013 के अंदर इसको शायद स्टार्ट किया गया था। इसको 7 साल हो गए इस योजना को, और इसीलिए इसी उपलक्ष्य में तो है एक और योजना जो है चलाई गई है जिसका नाम है डोर स्टेप फसल बीमा वितरण अभियान, ठीक है। डोर स्टेप फसल बीमा वितरण अभियान। इसके अंदर क्या होगा कि भाई आपके घर पर जा करके आपको ये बीमा जो है वो बताया जाएगा, क्योंकि कई किसान देखिए हमारे यहाँ ऐसे होते हैं, बहुत अनभिज्ञ होते हैं। आज भी क्या होता है कि भाई कोई किसी ने बता दिया तो वो संज्ञान में लेंगे कि अच्छा ऐसा भी कुछ हुआ है हमारे लिए, बाकी जो है अधिकतर लोगों को नहीं पता रहता है, ठीक है। तो देखिए, डोर स्टेप फसल बीमा वितरण अभियान जो है वो स्टार्ट किया गया है इसके 7वीं वर्षगांठ पर, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की। और इसका जो है हाँ, इसमें जो है इसका नाम क्या रखा है इन्होंने, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ, ठीक है। ये अभियान है जिसका नाम क्या है, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले कि मेरी पॉलिसी मेरे हाथ में क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है उसी की एक और नई पहल है जिसका नाम है डोर स्टेप फसल बीमा वितरण अभियान। इसी का नाम रखा गया है मेरी पॉलिसी मेरे हाथ, ठीक है।
फिर देखिए नेक्स्ट है, केंद्र सरकार की उच्च अधिकार प्राप्त समिति ने कर्नाटक की किस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया है। अब देखिए राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा के लिए अपने राजस्थान में भी एक परियोजना की बात हो रही है, ठीक है, लेकिन मिला नहीं है उसको। जो ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट है ना राजस्थान का, इसके ऊपर आरएस मेंस में क्वेश्चन भी आया था। तो ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट को अभी तक जो है दर्जा मिला नहीं है। तो कर्नाटक की भी ऐसी एक योजना है, ठीक है, जिसका नाम है ऊपरी भद्रा परियोजना, ठीक है, ऊपरी भद्रा परियोजना। तो इसको भी हालांकि जो है दर्जा दे दिया गया है राष्ट्रीय परियोजना का, और ये कर्नाटक की पहली ऐसी परियोजना है जिसको कि ये दर्जा मिला है। राष्ट्रीय परियोजना मिलने से एक ही लाभ होता है कि भाई फंडिंग वगैरह जो है अपने पैसा ही चाहिए, फंडिंग जो है वो केंद्र सरकार कर देती है। फिर देखिए हुरून नाम की एक रिपोर्ट है, आपको पता ही हुरून रिपोर्ट जो है पैसे वालों को काउंट करती है। तो हुरून ने जो है अभी हुरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट निकाली है कि भाई भारत के अंदर कितने लोग अमीर हुए, कितने अमीर लोग हैं। तो अभी कहा है कि 2021 के अंदर जो अमीर परिवारों की जो संख्या है वो 11% बढ़ गई, और सबसे ज़्यादा अमीर पता है कहाँ है? मुंबई में, ठीक है। बड़े बड़े सिटीज़ में आपको अमीर लोग मिलेंगे ही, तो यहाँ पर आपको पता है पोए वाला भी जो है लाखों रुपए कमा लेता है ना। तो ऐसा हो ही जाता है। फिर देखिए केंद्रीय क्षेत्र की जो योजना है, अब देखिए अब अगर आप कहेंगे जोधपुर जैसी जगह पर पोए वाला स्टॉल लगाया, तो बेचारे वहाँ तो पापड़ मंगूड़ी खाने वाले हैं, वो खाते ही नहीं है पोए, जरूरत ही नहीं है उनको, तो मार्केट पहले ही स्टार्ट होने से पहले गया, ठीक है। मैकडोनल्ड्स तो भूल ही जाओ आप, मैं तो एक नॉर्मल ठेले की बात कर रही हूँ, तो मैकडोनल्ड्स भूल जाओ, उसको बर्बाद थोड़ी होना है वहाँ जाके। तो कोई वहाँ से हो तो बुरा मत मानना, मैं खुद ही वहीं से हूँ। ऐसा होता है, ठीक है। मार्केट जो है वो सबसे ज़्यादा मार्केट आपको कहाँ मिलेगा, अगर आप कहीं पर बाहर जा करके पढ़ रहे हैं तो आपको इस अच्छी तरीके से आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि जहाँ पर भी स्टूडेंट्स होते हैं वहाँ पे आपको रेंट का रेट हाई मिलेगा, वहाँ पर खाने पीने की चीज़ें हैं वो आपको सहजता से उपलब्ध हो जाएंगी, कपड़े वगैरह जो है वो सहजता से उपलब्ध होंगे क्योंकि मार्केट है वहाँ पे, ठीक है। तो ये होता है। तो हुरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट जो है वहाँ पर अमीरों की जो संख्या है उसमें 11% की वृद्धि हुई है, और मुंबई में सबसे ज़्यादा अमीर आपको देखने को मिलेंगे। फिर देखिए एक योजना है स्माइल, इसका नाम जो है ये केंद्रीय क्षेत्र की है, सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है, स्माइल नाम है। ये है आजीविका और उद्यम के लिए वंचित व्यक्तियों की सहायता, ठीक है। तो इसके अंदर जो है इसका शुभारंभ 12 फरवरी को किया गया है, और इसमें किन लोगों को जो है इंक्लूड किया गया है, तो ट्रांसजेंडर समुदाय और भिक्षुक जो होते हैं, जो भीख मांगते हैं, उनके कल्याण के लिए जो है इस प्रकार की योजना चलाई गई है। देखिए काफ़ी जो ऐसी योजनाएं होती है काफ़ी अच्छी होती है। अगर आपने अभी राजस्थान सरकार की एक पहल थी, नाम ध्यान नहीं आ रहा है, अगर आपने देखी हो तो उसमें जो ये सड़कों पर जो ये लावारिस लोग नहीं बैठे रहते हैं, उनको उठा करके जो है ट्रेनिंग दी गई, उनको काफ़ी अच्छे तरीके से रखा गया, और महीने की या 2 महीने की ट्रेनिंग दी गई, और फिर उनको जैसे जिसकी जैसी योग्यता हो, जैसे कि कहीं वेटर का जॉब है या ऐसी प्रकार की जॉब उनको दी गई। तो उनसे अगर आप सुनेंगे उनका इंटरव्यू तो काफ़ी अच्छा लगेगा, मतलब सरकार पे आपको गर्व होने लगेगा कि कितना अच्छा काम किया है। वो लोग उनके मुंह से ये देखने को मिला कि भाई अगर हमको पहले अगर इस तरीके की सहायता मिलती तो हम आज पता नहीं कहाँ से कहाँ होते। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है जीवन को दिशा मिल गई हो। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है ऐसी पहल जो है काफ़ी सराहनीय पहल होती है। फिर देखिए समावेशी समुद्री इकोसिस्टम को संरक्षित और प्रेरित करने हेतु फ्रांस द्वारा किस शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है संयुक्त राष्ट्र और वर्ल्ड बैंक के सहयोग से किया गया। तो देखिए इसका नाम है वन ओशन समिट, ठीक है। वन ओशन समिट जो है एक समुद्री या समावेशी समुद्री इकोसिस्टम उसको प्रेरित करने के लिए फ्रांस के साथ में संयुक्त राष्ट्र और वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो है इसको आयोजित करवाया गया। इसको हम आगे पढ़ेंगे तो डोंट वरी, इसलिए मैंने स्टार लगाया उस पर। फिर देखिए टाटा समूह के स्वामित्व वाली एयर इंडिया का एमडी और सीईओ हाल में किसको नियुक्त किया गया है, तो इसका नाम है एल्कर आईसी। एल्कर आईसी नाम के व्यक्ति जो हैं इनको अभी इसका जो है सीईओ नियुक्त किया गया है। देखिए कितना अच्छा इंडेक्स है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे ध्यान से, टॉम ट्रैफिक इंडेक्स, ठीक है, क्या नाम है? टॉम ट्रैफिक इंडेक्स। तो टॉम ट्रैफिक इंडेक्स जो है इसमें हम जो है बताया गया है कि भाई कौन से शहर जो हैं आपके सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो इस्तांबुल शहर है टर्की का, वो सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला जो है वो शहर है। और भारत के जो 2 शहर इसमें इंक्लूड किए गए हैं उसमें एक तो है मुंबई और एक है बेंगलुरु। ये नहीं बताता तो ये हमें पता था, लेकिन रैंक नहीं पता थी ना, तो 5वीं और 10वीं रैंक पर है, ठीक है, याद रखना भी आसान है। तो मुंबई और बेंगलुरु को 5वीं और 10वीं रैंक पर टॉम ट्रैफिक इंडेक्स ने स्थान दिया है। फिर देखिए किस टीम ने 2021 का फीफा क्लब विश्व कप जो कि यूएई में आयोजित किया गया था, संयुक्त अरब अमीरात में, उसका खिताब जो है क्या लिखा है, पाल्मेराज, ठीक है, से पराजित कर अपने नाम किया है। तो यह है इंग्लिश क्लब चेल्सी, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट है हाँ, जो लता मंगेशकर जी हैं जिनका हाल ही में भी निधन हुआ है, उनको भारत रत्न जो है वो 2001 के अंदर प्रदान किया गया था।
फिर देखिए, देश के प्रतिष्ठान विज्ञान संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज ने भारत के किस सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर को अपने यहाँ कमीशन किया है? उस कंप्यूटर का नाम है परम प्रवेगा। फिर देखिए, जो टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया है, तो दिल्ली उच्च न्यायालय ने टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के कार्यों का निर्वहन करने के लिए गठित प्रशासकों की समिति का अध्यक्ष जो है हाल ही में किसे नियुक्त किया है? तो दिल्ली हाईकोर्ट ने नियुक्त किया, ध्यान रखिएगा, और इनका नाम है गीता मित्तल, इनको नियुक्त किया गया है। फिर है नवदीप सिंह गिल, 2020 के टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा की जीवनी पर आधारित किस पुस्तक की रचना जो है इन्होंने की है हाल ही में? तो इनका नाम है गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। तो अगर आपसे पूछ ले गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ये किताब किसने लिखी है, तो इनका नाम है नवदीप सिंह गिल। ठीक है। फिर देखिए, लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद ने विकलांग व्यक्तियों के लिए कौन सी योजना का शुभारंभ अभी किया है? तो उसका नाम है कुनस्योम। अगर आपसे, मैंने इसको अंडरलाइन इसलिए किया, अगर आपसे पूछ ले कि हाल ही में चर्चा में रही कुनस्योम योजना जो है ये किससे संबंधित है, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये जो योजना है विकलांग व्यक्तियों के जो विकास है उसके लिए इस योजना को स्टार्ट किया गया है। तो थोड़ा नाम अगर थोड़े अलग हो तो उसका थोड़ा हमें ध्यान रखना चाहिए। तो अब आ जाते हैं अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य के ऊपर, यानी इंटरनेशनल न्यूज़ के ऊपर। देखते हैं इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आप लोगों के लिए है। तो फर्स्ट न्यूज़ देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है और बहुत ईजी भी है। बौद्धिक संपदा आप समझते हैं कि भाई किसी भी चीज़ का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होता है। आपने कोई भी चीज़ बनाई है, कोई एक्सपेरिमेंट आपका है, या फिर कोई रचना आपने लिखी है, खैर वो तो कॉपीराइट में आ जाती है, लेकिन वो सारी चीज़ें जो है आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में आती है, आपकी बौद्धिक संपदा है। तो इसके लिए एक इंडेक्स जारी करता है अमेरिका का यूएस चैम्बर ग्लोबल इनोवेशन। इसके द्वारा जो है ये रिपोर्ट जारी की जाती है जिसमें कि ये बौद्धिक संपदा से संबंधित जो भी कानून है, या जो भी क्या कहें उसको, बौद्धिक संपदा से संबंधित जो भी कानून है, जो भी स्टेप उठाए जाते हैं, उनको किस देश ने कितना संरक्षित किया है, कितना उसको आगे बढ़ाया है, उसको ये काउंट करता है। तो देखिए, ये इसकी 10वीं रिपोर्ट है और इसमें जो है 55 देशों की रैंकिंग इसने की है। ठीक है। तो 55 देशों के अंदर भारत का स्थान बौद्धिक संपदा में 43 नंबर वाला है, और अमेरिका का जिसने रिपोर्ट जारी किया उसका स्थान फर्स्ट नंबर पे है। ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, देखिए अमेरिका के अंदर आपको पता है कि सबसे ज़्यादा अगर अमेरिका की जीडीपी कहीं खर्च होती है तो वो रिसर्च और डेवलपमेंट में होती है। रिसर्च पे सबसे ज़्यादा पैसा खर्च करता है अमेरिका। ठीक है। इसीलिए आप देखेंगे कि हमारे यहाँ के जो भी वैज्ञानिक वगैरह है वो वहाँ ज़्यादा काम करते हैं, और हमारे यहाँ रिसर्च में कहाँ पैसा है, आपको पता है पीएचडी कैसे होती है ना। तो ये है, प्रायोरिटी पर डिपेंड करता है जी, प्राथमिकता कौन सा देश किस चीज़ को अधिक प्राथमिकता देता है उस पर डिपेंड करता है। हालांकि ये कोई आलोचना नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे देश में भी रिसर्च को बढ़ावा मिलना चाहिए। ठीक है। उसमें बहुत ज़्यादा मनी अलॉटमेंट ज़रूरी है। तो देखिए, भारत की जो इसमें स्थिति है वो 43rd नंबर पे है 55 देशों के अंदर, और पहला देश अमेरिका है, उसके अलावा ब्रिटेन है, उसके अलावा जर्मनी जो है इसमें स्थान दिया गया है। नेक्स्ट आर्टिकल देखिए, भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य जो है नवीनीकरण ऊर्जा आप समझते हैं, सौर ऊर्जा हो गई, आपकी पवन ऊर्जा हो गई, इन सब ऊर्जा को बढ़ाने के लिए, ठीक है, आगे बढ़ाने के लिए। उसके अलावा देखिए, अभी एक और ऊर्जा का नाम आपको सुनने में आया होगा, हाइड्रोजन। ठीक है, स्वच्छ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के लिए अभी भारत देश ने हाइड्रोजन नीति भी, हरित हाइड्रोजन नीति भी जारी की है। ठीक है। तो ये, क्योंकि आपको पता है कि ग्लासगो के अंदर हम प्रॉमिस करके आए ना कि भाई 2030 तक पंचामृत, याद है आपको पंचामृत 2020 ग्लासगो सम्मेलन, कुछ याद है कि नहीं? तो COP26 जो ग्लासगो के अंदर हुआ था उसके अंदर भारत ने कसम खा के आए हैं कि हम जो है धीरे धीरे हमारे जो उत्सर्जन है उनको कम करेंगे। तो उत्सर्जन को कम करने के लिए दूसरी ऊर्जा भी तो लानी पड़ेगी, तो इसीलिए हाइड्रोजन की नीति निकाली है। नवीनीकरण ऊर्जा के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, इसीलिए जितने भी अगर आपको अभी देखने को मिलेंगे तो वो नवीनीकरण ऊर्जा में सहयोग के लिए ही हम हस्ताक्षर कर रहे हैं। ठीक है। तो अभी भारत और ऑस्ट्रेलिया ने इसी संबंध में जो है उत्सर्जन में कमी लाने के लिए, नवीनीकरण ऊर्जा को बढ़ाने के लिए हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है। ये सारी चीज़ें इसमें मैंने अंडरलाइन की है, पूरा पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है, बस इतना ही ध्यान रखिए जितनी न्यूज़ बताई है। फिर देखिए, यूक्रेन और रूस के अंदर अब विवाद चल रहा है, आपको पता ही है, सब कह रहे हैं कि अभी 3rd वर्ल्ड वॉर हो जाएगा। तो ये देखिए, यूक्रेन और रूस के अंदर जो विवाद हुआ है, तो रूस जो है यूरोपीय मानवाधिकार संगठन से जो है उसमें निलंबित किया गया है। बहुत बहुत ऑब्वियस सी न्यूज़ है, तो कोई पढ़ने लायक इसमें खबर है ही नहीं। अब मैं आपको देखिए कुछ चीज़ें जो है अगर आपको नहीं मालूम हो, हालांकि मुझे पता है कि सभी लोगों ने इसको बहुत अच्छे से ट्रैक किया, ऐसे मसालेदार खबर अपन नहीं छोड़ते हैं। ठीक है। देखिए, ये रशिया है जो कि पहले हुआ करता था USSR, जिसको हम कहते हैं सोवियत संघ। ठीक है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अमेरिका है, मतलब बीच में यूरोप आता है, और उसके बाद में अमेरिका आता है। ठीक है। तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड जब ख़त्म हुआ था तो दो देश जो है पावर्स बन करके, आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड 2 देश जो है अपने आप में पावर बन करके उभरे थे, पावर सेंटर बन गए थे। एक तो था USSR, ठीक है,
एक तो था यूएसएसआर सोवियत संघ और दूसरा था अमेरिका, ठीक है। इन दोनों के बीच में काफ़ी समय तक कोल्ड वॉर चला, जिसको आप शीत युद्ध कहते हैं, यानी कि जब हम डायरेक्टली कोई युद्ध नहीं करते हैं लेकिन हमारी पॉलिसीज़ ऐसी होती है, खींचातानी वाली पॉलिसीज़ होती हैं। और भारत ने उस समय तीसरा ही रुख अपनाया था, जिसको हम कहते हैं नॉन अलाइनमेंट, या फिर जिसको कहते हैं क्या कहते हैं भाई, निरपक्षीय, जो कहते हैं ना NAM जो है, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, वो भारत के द्वारा था कि हम ना तो इस गुट में जाएंगे ना इस गुट में जाएंगे, हम किसी भी गुट का समर्थन नहीं करेंगे। तो देखिए, जब यूएसएसआर जो है 1991 में इसका विघटन हो गया था, और हाँ, अमेरिका ने जो है उस समय नाटो का जो है नाटो देशों का एक संगठन बनाया था। नाटो का मतलब क्या है कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ऐसे देश जो अमेरिका को सपोर्ट करते हैं वो नाटो के सदस्य होंगे। ये नाटो एक सैनिक तरीके से जो है एक अलायंस है, यानी कि एक संबंध, क्या कहें उसको, एग्रीमेंट है, जिसके के अंदर अगर किसी एक देश पर आक्रमण होता है तो ये सारे देश मिलकर के उसकी सहायता करेंगे, ये उसमें प्रतिबद्धता थी। तो देखिए, यूएसएसआर जो है, यानी कि सोवियत संघ जो है, 1991 में इसका विघटन हुआ, कई सारी क्रांतियाँ हुई, येलो पर्पल, कई सारे रेवोल्यूशन होकर के, और जो है ये सारे देश, यूक्रेन है, उसके अलावा जॉर्जिया है, यहाँ पर लिथुआनिया है, बोत्सवाना है, ये सारे देश जो हैं वो यूएसएसआर से ही अलग हुए थे। तो अभी जो है यूक्रेन जो है, यूक्रेन ने डिमांड की थी कि उसको जो है यूरोपियन संघ के अंदर शामिल किया जाए और प्लस नाटो के अंदर भी शामिल कर लिया जाए, ठीक है। इसको लेकर के ही रशिया से इसके संबंध जो है वो, कॉन्फ्लिक्ट जो है वो स्टार्ट हुआ, ठीक है। क्योंकि रशिया नहीं चाहता है कि, क्योंकि देखिए जॉर्जिया वगैरह जो है ये ऑलरेडी जो है मतलब सहयोग लेते हैं यूरोपियन यूनियन और इससे यूएस से, तो वो नहीं चाहता कि नाटो की सेनाएं जो है वो रशिया के बॉर्डर पे खड़ी रहे, ठीक है। क्योंकि नाटो जो है एक सहयोगी राष्ट्र नाटो का अगर सहयोगी राष्ट्र बन जाता है यूक्रेन, तो उसकी सेनाएं जो है वो फिर यहाँ पर तैनात हो सकती हैं, तो ये रशिया नहीं चाहता है, ठीक है। ये बॉर्डर डिस्प्यूट जो है वो रशिया को नहीं चाहिए, समझ में आ रही बात। अच्छा, एक चीज़ और बड़ी इंटरेस्टिंग है, अगर आपने ध्यान दिया हो तो रशिया से अगर, क्योंकि देखिए आपको दिख रहा ही होगा कि भाई अमेरिका तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, क्यों नहीं अटैक कर देता है। तो देखिए, बीच में पड़ता है यूरोप और यहाँ पड़ता है अमेरिका। तो रशिया में ऑयल और नेचुरल गैस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ये जो LPG वगैरह ये यूज़ करते हैं यूरोप के अंदर, यूरोप के देश, तो ये सारे जो है आपके रशिया से होते हुए जाते हैं, ठीक है। तो मेजर जो इनकी गैस की जो ज़रूरतें हैं वो रशिया के द्वारा उसका जो है वो उसकी पूर्ति की जाती है। मैं उसका कंपनी का नाम भूल रही हूँ, काफ़ी प्रतिष्ठित कंपनी है रशिया की जो कि ये सप्लाई करती है। तो देखिए जी, जितने भी सैंक्शन लगे हैं ना, ये सैंक्शन जो लगाए गए हैं अमेरिका के द्वारा रशिया के ऊपर, तो वो गैस पाइपलाइन के ऊपर नहीं लगे हैं अभी तक, ठीक है ना। और अगर इसने कहा कि भाई अगर आप 1 मार्च को जो है इस गैस 1 मार्च को अभी इसका रिन्यूअल था, ठीक है, रिन्यू कराना था वापस, तो रशिया ने सीधा सीधा कह दिया कि भाई लोगों, आपकी गैस वगैरह जो ऑयल गैस हमसे लेते हो उस पर कोई संकट नहीं आएगा, आप मस्त रहो एकदम, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है यूक्रेन का सहयोग आप लोग नहीं करेंगे, इसलिए देखिए यूक्रेन को सहायता मिलने में सब लोग खंडन नहीं कर रहे हैं, अब तक किसी ने सहायता जो है वो पहुँचाई अभी तक नहीं है, ठीक है। तो ये भी आप थोड़ा ध्यान रखेंगे कि रशिया का मेजर पॉइंट यही है कि वो ऑयल और नेचुरल गैस का बड़ा सप्लायर है, जो कि यूरोपियन यूनियन को करता है। फिर देखिए, अभी रशिया ने यूक्रेन के 2 क्षेत्रों के ऊपर, जो ऐसे क्षेत्र थे जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे थे, जैसे कि अगर मान लीजिए पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान में बलूचिस्तान, पख्तूनिस्तान, ये सारे जो हैं वहाँ के सेपरेटिस्ट इलाके हैं, यानी कि अलगाववादी क्षेत्र हैं, जो कहते हैं कि हमको पाकिस्तान से अलग कर दो, है ना। तो ऐसे यूक्रेन के अंदर भी 2 क्षेत्र हैं, जो कि है लुहांस्क और दोनेत्स्क, ठीक है। तो लुहांस्क और दोनेत्स्क जो हैं वो यूक्रेन में अलगाववादी क्षेत्र हैं, तो उनको भी जो है रशिया ने सपोर्ट किया है, ठीक है। और रशिया ने क्या कहा कि भाई हम आपको जो है स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मानते हैं, घोषणा करते हैं, जैसे कि कल को भारत अगर बोल दे कि बलूचिस्तान को हम स्वतंत्र राष्ट्र मानते हैं, उसी प्रकार से जो है इन्होंने भी जो है लुहांस्क और दोनेत्स्क को जो है स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्वीकृति दे दी। तो इससे क्या होगा कि वहाँ पर और ज़्यादा जो है अलगाववादी ताकतें जो है वो यूक्रेन के विपरीत आ जाएंगी, ठीक है। तो ये भी एक तरीका होता है, और फिर बाकी चीज़ें तो आप इसमें देख ही रहे हैं। तो ये प्रतिबंधों के बारे में है कि रशिया के ऊपर कौन कौन से प्रतिबंध लगाए गए हैं वो इसमें बताए गए हैं। नेक्स्ट आर्टिकल पे आइए।
तो आई होप आपको रशिया और यूक्रेन का जो मैंने मैटर समझाया वो समझ में आया होगा। हालांकि मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने इसको बहुत अच्छे से फॉलो किया होगा। अब देखते हैं राजनीति में रुख और जो है क्या होता है। बाकी आप इसको फॉलो करते रहिएगा। जो भी कुछ नए नाम आपको देखने को सुने, किसी क्षेत्र विशेष का नाम है या किसी भी जो ये कहते हैं ऑपरेशन अगर ये लोग चलाते हैं, जैसे कि देखिए ऑपरेशन गंगा काफ़ी चर्चा में है। ऑपरेशन गंगा क्या है? तो यूक्रेन से भारत के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि भारत के स्टूडेंट्स वहाँ पर मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, क्योंकि वो वहाँ पर सस्ता पड़ता है और वहाँ पर सीट्स अवेलेबल हो जाती है। तो ऑपरेशन गंगा जो है उसके तहत उनको वहाँ से इवैक्यूएट किया गया है। तो ये याद रखिएगा आप, ऑपरेशन गंगा। इसके अलावा अगर कोई ऐसी चीज़ चर्चा में आती है तो आप उसको यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। ये आपके आईआर का नोट्स बन जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, ठीक है। फिर देखिए फ्रांस ने जो है माली से सैन्य वापसी की घोषणा की है। माली कहाँ पर है? तो ये अफ्रीका का एक देश है माली, और यहाँ पर जिहादी या जो भी देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है जिहादी जो गतिविधियाँ हैं वो काफ़ी देखी गई थी, ये देखिए, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर जो है फ्रांस ने अपनी सेना तैनात की थी, और इसीलिए और अभी जो है उन्होंने फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं फ्रांसोis होलांद, उन्होंने कहा है कि भाई अब जो है वापस से उनकी सैन्य वापसी करवाई जाएगी, ठीक है। फिर देखिए भारत और यूएई ने जो है वो एक शिखर सम्मेलन किया है। यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात। तो अबू धाबी के अंदर जो है ये सम्मेलन किया गया है, वर्चुअल समिट हुई है, और इसके अंदर जो 75 वर्ष हुआ है हमारे आज़ादी के अमृत उत्सव का, उसको जो है, तो देखिए जो है भारत जो है ऐसे ऐसे समय में इन दोनों के बीच में सम्मेलन हुआ है कि भारत तो अपनी आज़ादी के 75वें वर्ष मना रहा है, यानी आज़ादी का अमृत महोत्सव, और यूएई अपने स्थापना का 50वां वर्ष मना रहा है, ठीक है। तो ये काफ़ी मेमोरेबल टाइम उन लोगों के लिए है, हम दोनों देशों के लिए है। और इसी मेमोरेबल समय में एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए जिसका नाम है CEPA, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम ध्यान रखिएगा, ऐतिहासिक व्यापक आर्थिक समझौता, ठीक है। ऐतिहासिक व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता CEPA। इसके अंदर कहा गया है कि भाई 5 वर्षों के अंदर $100 अरब का जो है हम आपस में वस्तुओं का व्यापार जो है वो करेंगे। तो ये इसमें कहा गया है, और बाकी जो चीज़ें कही गई है वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो बात कही गई है वो यही है कि $100 अरब का आपसी वस्तुओं का व्यापार जो है वो इसमें सम्मिलित है, ठीक है। फिर देखिए जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका है, यूएई वगैरह है, वहाँ पर भारतीय दवाओं को स्वतः पंजीकरण की मंजूरी जो है वो प्रदान करने के लिए भी सहमति जताई गई है। तो भारतीय दवाएं वहाँ पर भी बड़ी इजीली अवेलेबल हो पाएँ, तो उसके लिए भी मंजूरी इन लोगों ने की है। उसके अलावा CEPA के अतिरिक्त जो है दोनों देशों के मध्य जो है खाद्य सुरक्षा कॉरिडोर पहल को लेकर के, एपिडा को लेकर के, ठीक है, फिर गिफ्ट सिटी को लेकर के भी जो है वो एग्रीमेंट किए हैं। बेसिकली आप CEPA जो एग्रीमेंट है इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब देखिए यूएई में जो है प्रधानमंत्री ने कई दौरे किए हैं, जैसे 2015 में, 18 में, 19 में, और अबू धाबी के जो क्राउन प्रिंस हैं उन्होंने 2016 और 17 के अंदर भारत का दौरा किया है। अबू धाबी देखिए जो यूएई है उसने अगर आपको याद हो तो अब्राहम अकॉर्ड भी इन्होंने साइन किया था। तो काफ़ी तेज़ी से जो है सऊदी अरेबिया है, यहाँ के यूएई है, ये देश काफ़ी तेज़ी से जो है वो आगे बढ़ रहे हैं, यानी अरब देश जो है वो काफ़ी तरक्की अभी जो है वो कर रहे हैं इस मामले में, ठीक है। कई सारे एग्रीमेंट साइन करना, महिलाओं को अधिकार देना, तो ये एक बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था को दर्शाता है। फिर देखिए अभी हमने पीछे पढ़ा था कि भारत और फ्रांस के मध्य जो है नीली अर्थव्यवस्था और महासागर शासन रोड मैप पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसमें ये लोग क्या करेंगे कि देखिए दोनों देशों के बीच कानून के तहत समुद्र पर एक साझा दृष्टिकोण बनाने, सतत और मजबूत तटीय और जलमार्ग ढांचे पर सहयोग के लिए सहमति बनेगी। समुद्री व्यापार, समुद्री उद्योग, समुद्री प्रौद्योगिकी, मत्स्य पालन, वैज्ञानिक अनुसंधान, समुद्री पर्यावरण, समुद्री, ठीक है, इन सब के बीच में जो है सहयोग बढ़ाने के लिए कार्यरत जो है ये दोनों होंगे। तो किस देश के साथ में किया है ये ध्यान रखिएगा, भारत और फ्रांस के बीच में ये रोड मैप को लेकर के हस्ताक्षर हुए हैं। फिर देखिए भारत और बांग्लादेश जलमार्ग परियोजना के लिए 24 करोड़ रुपए की अभी मंजूरी दी गई है। तो भारत और बांग्लादेश के बीच एक नदी बहती है जिसका नाम है गोमती नदी, ठीक है। इसमें एक जलमार्ग परियोजना के लिए, और नदी से जो गाद होती है, सिल्ट जो होता है, उसको साफ करने के लिए जो है भारत सरकार ने इतने रुपए का अलॉटमेंट किया, 24 करोड़ रुपए का अलॉटमेंट जो है वो उनको किया है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। फिर देखिए जो नेक्स्ट है वो है लोकतंत्र सूचकांक यानी डेमोक्रेसी इंडेक्स। ये भी इंपॉर्टेंट है, चर्चा में है तो आपको याद रखना है। तो देखिए इसको जारी करता है आपका इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। किसके द्वारा जारी करते हैं? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, EIU के द्वारा इसको जो है वो जारी किया जाता है, ठीक है। इसमें देखिए क्या होता है, इसमें 3 प्रकार के डिवीज़न होते हैं। 3 प्रकार के डिवीज़न कैसे?
कि एक तो ऐसे राष्ट्र होते हैं जो कि पूर्ण लोकतंत्र है, पूरी तरीके से लोकतंत्र, दूसरा ऐसा राष्ट्र है जो कि त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र है, और तीसरा होता है हाइब्रिड, ना तो पूरा तरीके से लोकतंत्र ना त्रुटिपूर्ण। ठीक है, तो भारत की जो श्रेणी है 167 देशों के अंदर भारत को रैंक मिली है इसके अंदर 46, यानी कि हम आते हैं त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र में। ठीक है, और टॉप कौन से हैं, तो ऑब्वियसली बात है नॉर्वे है। ठीक है, तो नॉर्वे इसमें टॉप कर गया है कि वहाँ पर जो है पूर्ण तरीके से लोकतंत्र है। और भारत जैसे और अन्य जो देश हैं, देखिए निम्नस्थ देश ये वाले, म्यांमार, अफगानिस्तान, तो यहाँ वैसे ही आपको पता है कि लोकतंत्र नहीं है। भारत की रैंकिंग कौन सी है, तो 46 है। तो नाम ध्यान रखिएगा, लोकतंत्र सूचकांक है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा निकाला जाता है। इसमें लोकतंत्र की स्थिति के ऊपर चर्चा की जाती है। 167 देशों में रैंकिंग हुई है और उसके अंदर भारत को स्थान मिला है 46वां, यानी कि हम आते हैं त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र के अंदर। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट है, कनाडा के अंदर जो है अभी आपातकालीन अधिनियम लागू किया गया है, इमरजेंसी एक्ट लगाया गया है। कनाडा के अंदर आपको पता है वहाँ के जो राष्ट्रपति है जस्टिन ट्रूडो, वो भी वहाँ से भाग भी गए थे देश छोड़ करके। मतलब वो इसीलिए क्योंकि वहाँ पर जो है जो ट्रक ड्राइवर्स जो होते हैं उन्होंने वहाँ पर जो है स्ट्राइक कर दी थी। स्ट्राइक इसलिए की थी कि भाई जो महामारी के प्रतिबंध है उनको हटाया जाए, क्योंकि उसमें बिजनेस लॉस हो रहा था। तो उसको लेकर के राष्ट्र और जो जनता है उसके बीच में काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट हो गया था, तो ये काफ़ी चर्चा में था। तो वहाँ पर इस जो है इमरजेंसी एक्ट लगाया गया। ठीक है, फिर ये आपका टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स, ये तो आपको पता ही है कि ये जो है टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स जो है इसमें भारत को इसमें 58 देशों के 404 शहरों को शामिल किया गया है। और इसने कहा है कि भाई सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ रहती है तुर्की के इस्तांबुल में। ठीक है, इस्तांबुल के अंदर सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला जो है शहर है। और इस रैंकिंग में सबसे कम निम्नतम स्थान दिया है सऊदी अरेबिया के मक्का शहर को। ठीक है, ये तो धार्मिक शहर है इसलिए यहाँ पर जो है भीड़ भाड़ वैसे भी कम रहती है, तो मक्का शहर को इसमें शामिल किया गया है सबसे लास्ट पोजीशन पर, क्योंकि यहाँ पर भीड़ भाड़ सबसे कम रहती है। फिर देखिए भारत के कौन से शहर हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ रहती है, तो मुंबई और बेंगलुरु के अंदर सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ देखने को मिली है। तो ये जो है ट्रैफिक के अंदर 5th और 10th पोजीशन पर आता है, ये हम पढ़ चुके हैं पहले भी। फिर देखिए भारत ने G20 सचिवालय की स्थापना को मंजूरी दी है। तो क्योंकि अभी जो है G20 काफ़ी चर्चा में है, RS मेंस में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसके ऊपर। तो देखिए भारत ने G20 में जो भारत के शेरपा हैं उनका नाम है पीयूष गोयल जी। तो देखिए जो भारत और G20 की अभी अध्यक्षता भारत ही करने वाला है, तो इसीलिए वहाँ पर सचिवालय का निर्माण किया गया। सचिवालय निर्माण करने से क्या होता है कि भाई जो कोऑर्डिनेशन है, प्रशासन है, उसको बेहतर तरीके से मैनेज किया जा सकता है। तो ये G20 का 18वां संस्करण होगा जो कि 2023 में भारत की मेज़बानी में आयोजित किया जाएगा। आप यहाँ पढ़ सकते हैं, लिखा हुआ है। और उल्लेखनीय है कि इटली, इंडोनेशिया और भारत वर्तमान में G20 ट्रोइका देश हैं। ठीक है, G20 ट्रोइका समझते हैं आप, ट्रिपल, इंडिया, इटली और इंडोनेशिया, ये G20 ट्रोइका में आते हैं। ठीक है, तो ये नाम ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछ ले कि G20 ट्रोइका में कौन से देश आते हैं, तो इटली, इंडोनेशिया और इंडिया आते हैं, ट्रिपल आई। ठीक है, अब देखिए 2021 में G20 प्रेसिडेंसी का आयोजन किया गया था, जबकि इंडोनेशिया नवंबर 2022 तक प्रेसिडेंसी की भूमिका जो है वो इसमें निभा चुका है। तो देखिए 2021 में प्रेसिडेंसी की भूमिका किसने निभाई थी, इसमें इटली ने, फिर निभाई थी इंडोनेशिया ने, अब नंबर किसका है, भारत का है। ठीक है, इसलिए इसको नाम दिया गया है G20 ट्रोइका। अब देखिए आपने CPEC का नाम सुना होगा, CPEC, CPEC। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। आपको पता होगा कि ये चर्चा में काफ़ी रहा था कि भाई जो चाइना है वो अपनी मैरीटाइम सिल्क रोड, जो पुराना उसका जो सिल्क रूट था, ठीक है, रेशम मार्ग, उसको पुनर्जीवित करने के लिए उसने एक मार्ग निकाला था, मतलब देशों को जोड़ने के लिए। और उसमें वो जो मार्ग है वो भारत के जो POK है वहाँ से निकल करके जाता है। ठीक है, पाकिस्तान और POK से निकल करके वो मार्ग जो है वो जाता है। उसी CPEC का जो है दूसरा संस्करण जो है अभी इन्होंने दूसरा चरण जो है, संस्करण नहीं सॉरी, दूसरा चरण जो है उसकी शुरुआत पर सहमति जताई है। CPEC का नाम आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो देखिए CPEC जो है, CPEC जो है चीन के उत्तर पश्चिम जिंजियांग उइगुर स्वायत्त क्षेत्र और पाकिस्तान के पश्चिमी प्रांत बलूचिस्तान में ग्वादर बंदरगाह को जोड़ने वाले बुनियादी ढांचा परियोजना को 3000 किलोमीटर एक लंबा मार्ग है। इतना तो नहीं ध्यान रहे तो इतना भी आपको पता होना चाहिए, CPEC जो है वो भारत और चाइना और पाकिस्तान इन तीनों के मध्य जो है विवाद का विषय भी बना हुआ है। ठीक है, फिर आप देखिए कि भारत ने जो है अभी शीतकालीन ओलंपिक जो कि चाइना में होने वाले हैं उसका बहिष्कार किया, ये भी काफ़ी चर्चा में रहा था। तो देखिए बहिष्कार क्यों किया है, क्योंकि जो ओलंपिक की जो मशाल जो जलाते हैं ना, उस मशाल वाहक जो व्यक्ति था वो वही व्यक्ति था जो कि गलवान घाटी में जो है घायल हुआ था, और जो
हमारे सैनिकों के मतलब जो कहते हैं ना कि कन्फ्लिक्ट वाला पर्सन था उसको जो है मशाल उठाने का कार्य दिया गया। तो देखिए चीन ने ओलंपिक मशाल रिले में पीपल्स लिबरेशन आर्मी के सैनिक ची बाओ को, इसका नाम क्या है, ची बाओ, इनको जो है मशाल वाहकों में सम्मिलित कर सम्मानित किया है। क्योंकि भाई आप किसी को मशाल दे रहे हो तो सम्मानित कर दिया ना आपने, जबकि वो ऐसे घृणित कार्य में था जो कि पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में 5 मई 2022 को भारतीय सैनिकों के साथ झड़प में घायल हुआ था। तो ये भारत ने इसका इसीलिए जो है बहिष्कार किया है। फिर नेक्स्ट आर्टिकल देखेंगे। तो देखिए पर्यटन यानी टूरिज्म के लिए अभी भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ में एमओयू साइन किया है। तो अभी अपने पीछे अगर आपको याद हो तो एक और एमओयू साइन हुआ था नवीनीकरण ऊर्जा के लिए, वो किसके साथ में साइन किया गया था बताइए। पीछे आपने पढ़ा होगा नवीनीकरण ऊर्जा के लिए मैंने आपको बताया था, तो वो भी ऑस्ट्रेलिया के साथ में साइन हुआ था। और ये जो दूसरा वाला जो है पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए, ये भी किसके साथ साइन हुआ है, ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत का ये एमओयू साइन हुआ है। तो देखिए अब इंपॉर्टेंट क्यों है, तो देखिए ऑस्ट्रेलिया भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण पर्यटन सृजन करने वाले बाजारों में से एक है। वर्ष 2019 में देश में विदेशी पर्यटकों के आगमन में ऑस्ट्रेलिया चौथे स्थान पर है और देश में विदेशी पर्यटकों के कुल पर्यटन हिस्से में 3.4% का योगदान देता है। तो ऑस्ट्रेलिया हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वाड का भी सदस्य है, ये भी पता है आपको, ठीक है। फिर देखिए भारत का एग्जिम बैंक, एग्जिम बैंक जानते हैं आप, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक जो है, उसने श्रीलंका को, किसको, श्रीलंका को $500 मिलियन ऋण की जो है वो ऋण देने की जो है वो सुविधा दी है। तो इससे होगा क्या कि श्रीलंका को पेट्रोलियम उत्पादों के वित्त पोषण के लिए $50 करोड़ की ऋण सुविधा जो है वो उपलब्ध करवाई जाएगी। तो ये जो पेट्रोलियम उत्पाद है उसके लिए ये ऋण सुविधा दी जाएगी। आपको पता है कि वहाँ पर जो हम्बनतोता द्वीप वगैरह जो है, जहाँ पर चाइना ने जो है लीज पर उसको लिया था, तो इस कारण अभी श्रीलंका के अंदर काफ़ी क्राइसिस भी चल रही है। सिर्फ उसी कारण नहीं, लेकिन और भी ज़्यादा वहाँ पर जो है आर्थिक संकट की स्थिति देखने में आई है। तो इसीलिए हमारे पड़ोसी देश की मदद करना हमारा फ़र्ज़ भी है और यही डिप्लोमेसी कहती है। हालांकि ये तो मैं यूँ ही कह रही हूँ, लेकिन जो है एग्जिम बैंक ने जो है अभी इस ऋण देने की जो मंजूरी है वो श्रीलंका को दी है। अगर हम लिंक करके पढ़ते हैं ना चीज़ों को, तो काफ़ी हमको याद रहने में सहयोग मिलता है। अगर आप देखें कि किसी भी चीज़ को आपने किसी भी चीज़ से लिंक किया है, जैसे पिछले बार वाली मैगजीन की अगर न्यूज़ को आपने पढ़ा हो कि भाई श्रीलंका में आर्थिक संकट चल रहा था, तो अभी भारत ने जो मदद की है एग्जिम बैंक के द्वारा, तो आपको इजीली समझ आ जाएगी। अब आपको याद नहीं करना पड़ेगा, आपको पता भी चल जाएगा कि भाई ये मेरे लिए किसी काम का नहीं है, इसको हटाओ, ठीक है। अब देखिए श्रीलंका के UDIF फ्रेमवर्क बनाने में जो है भारत मदद करेगा। तो ये क्या है, तो इसका नाम है यूनिटरी डिजिटल आइडेंटिटी फ्रेमवर्क, ठीक है। इसके लिए श्रीलंका को भारत द्वारा फंड उपलब्ध करवाया गया है। इसके लिए श्रीलंका सरकार के मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृति भी प्रदान कर दी गई है। तो ये जो है श्रीलंका का यह एकात्मक डिजिटल पहचान ढांचा भारत के आधार कार्ड पर आधारित होगा, यानी कि वहाँ के जो नागरिक हैं उनको जो है एक प्रकार का आधार कार्ड की तरह कार्ड जो है वो दिया जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ हमारा जो है अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो अब आगे चलते हैं राष्ट्रीय परिदृश्य के ऊपर। राष्ट्रीय परिदृश्य में क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उसको भी देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि आप लोग जो है ना 15-20 मिनट बाद में आपका सकता हो अब बोर हो गए, ऐसा मुझे लगता है। आप बताइएगा अगर आपको ऐसा ना लगता हो तो। लेकिन मेरा एक सीधा सा मानना ये है कि जो है 30 मिनट का वीडियो जब बनाया जाता है तो अगर कंप्लीट हो जाता है तो ठीक है, नहीं लेकिन अगर नहीं कंप्लीट होता है तो उसको आगे कंटिन्यू करना ज़्यादा जो है वो बेटर रहता है। जैसे आज मुझे लगता है कि मुझे राष्ट्रीय परिदृश्य भी इसके अंदर ही इंक्लूड कर देना चाहिए, क्योंकि पीछे वाली न्यूज़ इतनी खास नहीं थी, इससे दिमाग पे कोई जोर पड़े ऐसी कोई न्यूज़ अभी तक हमने पढ़ी नहीं है। तो अगर आपको फिर भी लगता है तो आप उसको ब्रेक दे करके और फिर जैसे चाय वगैरह पी और जो है पी करके और जो है फिर से दोबारा इसको सुन सकते हैं। तो इसीलिए हम इसी में इंक्लूड करते हैं राष्ट्रीय परिदृश्य को भी। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, 50 मिनट्स तक जाएगा, तो प्लीज़ बियर विथ मी। लेकिन हाँ, ये आपका जो है ये राष्ट्रीय परिदृश्य वाला पोर्शन भी आज कंप्लीट हो जाएगा इससे। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो आर्टिकल है वो है हुरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट के ऊपर। ये तो हमने पहले भी पढ़ा था, अभी पढ़ाया था मैंने आपको। तो देखिए हुरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट जो है ये अमेरिका के द्वारा जो है उसको जारी किया जाता है, और इसने भारत के भारत के लिए एक अलग से रिपोर्ट निकाली है, सब रिपोर्ट है इसकी, जो कि है हुरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट, ठीक है। और इसमें बताया है कि भाई कितने भारत के अंदर जो है करोड़पति बढ़े हैं। तो इसने कहा है कि 2021 के अनुसार जो है भारत में डॉलर करोड़पति परिवारों की संख्या पिछले वर्ष की तुलना में 11% बढ़ गई है, यानी कि 4,58,000 यहाँ पर करोड़पति लोग जो है वो रहते हैं, जिनकी संपत्ति कम से कम जो है 7 करोड़ रुपए, कम से कम 7 करोड़ रुपए है, ठीक है। तो करोड़पति है ये। तो देखिए करोड़पति के मामले में अगर आप देखें तो मुंबई सबसे पहले स्थान पर आता है, फिर दिल्ली आता है और फिर कोलकाता का नंबर आता है। तो ये इसमें ऑर्डर भी बता दिया कि भाई कौन सा सबसे पहला है।
फिर देखिए जो एक चौथाई जो डॉलर मिलियनियरी लोग हैं उनकी पसंदीदा कार जो है वो है मर्सिडीज बेंज, और वे हर 3 साल में अपनी कार जो है वो बदल लेते हैं। इंडियन होटल्स का सबसे जो पसंदीदा इनका होटल है वो है आपका क्या है, होटल ताज। ठीक है, वो सबसे जो है पसंदीदा इनका ब्रांड है। उसके अलावा तनिष्क की ज्वेलरी पहनना ये लोग पसंद करते हैं। अब ये कहाँ काम आएंगे मैंने ये बता दिया। फिर देखिए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, ठोस अपशिष्ट यानी कि वेस्ट मैनेजमेंट पर आधारित गोवर्धन संयंत्र जो है उसका उद्घाटन हाल ही में किया गया है। तो देखिए इसमें आप जो है थोड़ा सा रैंकिंग का ध्यान रखिएगा कि भाई इसमें क्या कहा गया है कि सबसे करोड़पति कौन है कौन नहीं है, बाकी इतना इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से ये है नहीं। फिर देखिए ठोस अपशिष्ट आधारित गोवर्धन संयंत्र का भी उद्घाटन किया गया है। तो प्रधानमंत्री जी के द्वारा इंदौर के अंदर, आपको पता है इंदौर सबसे स्वच्छ सिटी के अंदर इंक्लूडेड होता है। ठीक है, तो वहाँ पर जो है इसका उद्घाटन अभी किया गया है। नाम क्या है इसका, वेस्ट टू वेल्थ गोवर्धन योजना। ठीक है, वेस्ट टू वेल्थ गोवर्धन योजना। इसमें गोवर्धन बायो सीएनजी प्लांट्स लगाए जाएंगे, और इससे जो ये प्लांट होगा इसमें जो एनर्जी उत्पादित होगी उसको जो है बस चलाने के अंदर, और जो है ये यहाँ पर लिखा है देखिए, इस प्लांट में जो सीएनजी बनेगी उससे इंदौर शहर में हर दिन लगभग 400 बसें जो है वो चलाई जा सकेंगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि इंदौर के अंदर इस प्लांट को लगाया गया। फिर देखिए हमारा एक लक्ष्य है नवीनीकरण ऊर्जा का लक्ष्य, ये मैंने पीछे ही बताया था, ऑस्ट्रेलिया के साथ हमने सहयोग किया है। तो हमारा लक्ष्य है कि 2024 तक कृषि के क्षेत्र में 100% नवीनीकरण ऊर्जा जो है उसको हम उपयोग करें। कृषि के क्षेत्र में 100%, 100% हमको क्या यूज़ करनी है, नवीनीकरण ऊर्जा। अभी हम डीजल से जो वहाँ पर इंजन्स वगैरह जो है उसका चलाते हैं, उसको हम जो है नवीनीकरण यानी कि सोलर, क्योंकि आपको पता है सोलर कैपेसिटी की सबसे ज़्यादा जो संभावना है वो खेतों के अंदर हो सकती है। ठीक है, तो इसमें कहा भी गया है, लक्ष्य भी रख दिया गया है कि भाई हम जो है 100% इनको यूज़ करेंगे। मैंने आपको बताया था COP26 ग्लासगो के अंदर जो हुआ था वहाँ पे पंचामृत घोषणा हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो करके आए हैं। इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये आपके RS मेंस में पूछा जा सकता है पंचामृत क्या है। ठीक है, RS मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए इसके तहत जो है भारत वर्ष 2030 तक गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता 500 गीगावाट के लक्ष्य तक पहुंचाकर वर्ष 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य जो है वो उत्सर्जित करेगा। ये आपका पंचामृत लक्ष्य ही है कि 2030 तक गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता 500 गीगावाट तक पहुंचाना है, और 2070 तक नेट जीरो का मतलब कार्बन एमिशन जीरो करने का लक्ष्य है। फिर देखिए चारा घोटाला, इनका तो आप जानते ही हैं। चारा घोटाला के अंदर लालू यादव जो हैं उनको फिर से जो है 5 वर्ष की सज़ा इसके अंदर सुनाई गई है। ठीक है, तो इसमें शायद 3 मुकदमे थे उनके ऊपर। तो ये CBI की जो विशेष अदालत है उसमें जो न्यायाधीश हैं एस के शशि ने जो है इन मामलों के अंदर जो है उनको आरोपी माना है। तो ये 5वां मामला है, देखिए 5वां मामला है, और इससे पहले भी वो 4 बार इसमें सज़ा काट चुके हैं। अब इस पे ऊपर कोई क्वेश्चन वाला हालांकि आएगा नहीं, बस आपकी जनरल नॉलेज है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मत पढ़िएगा। फिर देखिए वैश्विक उद्यमिता मॉनिटर 2021-22 में भारत चौथे स्थान पर रहा है। तो ये वैश्विक उद्यमिता क्या है, उद्यमिता आप समझते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं उनको काउंट करने के लिए जो है ये एक रिपोर्ट आई है, दुबई एक्सपो के दौरान इस रिपोर्ट को लॉन्च किया गया है। तो इसमें भारत को जो है 4th पोजीशन जो है वो मिली है, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर देखिए अटल टनल जो है, अटल टनल आपको पता ही है कहाँ पर है, अटल टनल कहाँ पर है, तो ये जो है आपके रोहतांग दर्रे के बीच में बनाई गई थी हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे में। ठीक है, 9 किलोमीटर की टनल थी। तो इसको जो है आपके वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स जो है उसके अंदर शामिल किया गया है, क्योंकि ये दुनिया की सबसे लंबी टनल है। ठीक है, 10,000 फीट से ऊपर जो है इसका निर्माण हुआ है, और ये सबसे लंबी टनल है, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट हाईवे टनल है। और इसको बनाया किसने था, तो रक्षा मंत्रालय के द्वारा जो है इसको बनाया गया था बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की सहमति के साथ में। ठीक है, तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के जो महानिदेशक हैं जिनका नाम है राजीव चौधरी, उन्होंने ही इस अवार्ड को जो है वो लिया है। जो ऐसी जो रोड्स होती है ना जो कि काफ़ी सामरिक दृष्टि से इंपॉर्टेंट होती है, टनल्स होती हैं या रोड होती हैं, उनको जो है रक्षा मंत्रालय के तहत जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा इसका निर्माण जो है वो किया जाता है। अब देखिए इस टनल के बारे में फैक्ट्स जो है आपको यहाँ मिल जाएंगे। हिमाचल प्रदेश के अंदर है, लाहौल घाटी में है, रोहतांग दर्रे के नीचे बनाई गई थी, 9 किलोमीटर की लंबी है, घोड़े के नाल के आकार की है, और सिंगल ट्यूब है, 2 लेन है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर है। इसका उद्घाटन 2020 में प्रधानमंत्री जी ने किया था। ये किसको कहाँ से कहाँ तक जोड़ती है, तो मनाली को लेह से ये जोड़ती है। ठीक है, ये हो गया इम्पोर्टेंट। फिर और कुछ इम्पोर्टेंट इसमें है नहीं।
नेक्स्ट आर्टिकल देखेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल है दिल्ली बना शस्त्र लाइसेंस के लिए स्मार्ट कार्ड पेश करने वाला पहला राज्य। शस्त्र लाइसेंस आप जानते हैं आर्म्स के लिए जो लाइसेंस आपको मिलता है तो काफ़ी कठिन होता है आर्म्स लाइसेंस लेना, आर्म में लिख दिया मैंने। शस्त्रों के लिए लाइसेंस लेना काफ़ी कठिन होता है। दिल्ली सरकार ने इसको स्मार्ट कार्ड आर्म लाइसेंस से जोड़ा है, यानी कि डिजिटली आप रजिस्ट्रेशन करवा करके जो है शस्त्र जो है वो ले सकते हैं। तो यहाँ देखिए राष्ट्रीय राजधानी को डिजिटल सेवाएं उपलब्ध कराने के मद्देनज़र दिल्ली पुलिस ने, किसने, दिल्ली पुलिस का ये कार्यक्रम है, स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस योजना की शुरुआत की है। दिल्ली पुलिस के 75वें स्थापना दिवस के अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री ने शस्त्र के लिए स्मार्ट कार्ड और शस्त्र ऐप इन दो को लॉन्च किया है। ठीक है, रक्षा मंत्री ने शस्त्र ऐप और शस्त्र कार्ड जो है, स्मार्ट कार्ड जो है, उन दोनों को लॉन्च किया है। और दिल्ली पुलिस यह शुरुआत करने वाला देश का पहला पुलिस बल बन गया है। दिल्ली पुलिस ने शस्त्र, मोबाइल ऐप और स्मार्ट कार्ड को इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन की मदद से जो है वो तैयार किया है। तो दिल्ली पुलिस के द्वारा ही इसको तैयार किया गया था। ठीक है, अब देखिए इससे फ़ायदे क्या होंगे। तो यहाँ देखिए इससे अब लाइसेंस जो धारक हैं उनको बुकलेट के स्थान पर स्मार्ट कार्ड जो है वो प्रदान किया जाएगा। सुरक्षा विशेषताओं से लैस ये स्मार्ट कार्ड अपने पास रखने में जो है वो सुविधाजनक भी होगा। ठीक है, फिर दूसरा जो ये आपका शस्त्र ऐप है उसके बारे में क्या फैक्ट दे रखा है उसको पढ़ते हैं। प्रभावी पुलिसिंग के लिए शस्त्र ऐप को सभी बीट ऑफिसर्स और ई बीट बुक में भी उपलब्ध कराया जाएगा। बीट अधिकारी या अन्य पुलिस अफसर लाइसेंस धारक के 18 अंक के यूआईएन नंबर की मदद से उनके लाइसेंस की जो है वो जांच कर पाएंगे। तो शस्त्र ऐप क्या करेगा कि भाई जिसके पास में भी शस्त्र है, जिसके पास में भी आर्म्स है, तो उसके अगर लाइसेंस की जांच करनी है तो वो काफ़ी वो रजिस्टर वाला प्रोसेस जो होता है उसको हटा करके ये ऑनलाइन प्रोसेस कर दिया, जिससे कि वो यूआईएन जो नंबर होगा उसको देख करके वो तुरंत उसकी जांच कर पाएगा कि भाई वैध है क्या वैध है उसके पास में, उसकी जांच वो कर पाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट आर्टिकल पे चलेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल है समानता की मूर्ति। ठीक है, स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी, समानता की मूर्ति, ये रामानुजाचार्य जो हैं उनकी मूर्ति है जिसको कि हैदराबाद में स्थापित किया जा रहा है। उनका अनावरण किया गया है इस मूर्ति का। 216 फीट की ये मूर्ति है और इसका नाम है स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी। ये दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा होगी। ठीक है, तो इसका अनावरण वहाँ पर जो है वो किया गया है। इसको बनाने में चाइना की कंपनी है एरोसम कॉरपोरेशन, उसने जो है भारत का सहयोग किया है। मतलब वहाँ पर ही इसके टुकड़े जो है वो बनाए गए हैं, 1600 टुकड़े बनाए गए हैं और उसको भारत में ला करके जोड़ा गया है। ठीक है, रामानुजाचार्य के बारे में अगर आप कुछ पढ़ना चाहें तो ये तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर के थे, ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे, वैदिक दार्शनिक थे, समाज सुधारक थे। ठीक है, और पूरे भारत में जो है इन्होंने एकता और अखंडता जो है उसको फैलाया था, इसलिए इनको जो है यहाँ पर ये सम्मानित किया गया है। फिर है उत्तर प्रदेश और गुजरात के अभ्यारण्य जो है रामसर स्थल घोषित किया गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा इस न्यूज़ को। तो देखिए उत्तर प्रदेश का एक स्थान और गुजरात का एक और स्थान, इनको रामसर स्थल, अभी रामसर साइट घोषित किया गया। रामसर साइट यानी कि जो वेटलैंड होते हैं, आर्द्र भूमियाँ जो होती है, उनको रामसर स्थल जो है वो घोषित किया जाता है। जैसे राजस्थान के अंदर आप देखें तो राजस्थान में सांभर जो है एक रामसर साइट है। तो उससे होता क्या है कि भाई उसका जो प्रोटेक्शन है, क्योंकि जो वेटलैंड होती है, आर्द्र भूमियाँ होती है, वहाँ पर अपने आप में एक अलग इकोसिस्टम होता है, पारिस्थितिकी तंत्र होता है। तो अगर आप वेटलैंड को ख़त्म कर देंगे तो वो पारिस्थितिकी तंत्र भी उसके साथ में ख़त्म हो जाता है। इसलिए 1972 के अंदर रामसर एक जगह है ईरान के शहर में। ठीक है, तो वहाँ पर जो है ये जो कहते हैं इसको रामसर साइट घोषित करने वाला जो एग्रीमेंट है इसको साइन किया था देशों ने कि हम भी हमारे यहाँ पर ऐसे स्थलों को घोषित करेंगे ताकि उनका प्रोटेक्शन किया जा सके। तो देखिए गुजरात का एक जगह है जिसका नाम है खिजादिया वन्य जीव अभ्यारण्य, खिजादिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और उत्तर प्रदेश का है बघीरा वन्य जीव अभ्यारण्य। इन दोनों को ही जो है आर्द्र भूमियाँ घोषित किया गया है। तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाते हैं? 2 फरवरी को, और उसी दिन इनको घोषणा की गई है। अब देखिए ऐसी घोषणा के बाद में हमारे यहाँ पर रामसर स्थलों की जो संख्या है वो कितनी हो गई है? 49 हो गई है। तो देखिए खिजादिया पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है? ये गुजरात में है। तो गुजरात में ये चौथा वेटलैंड बन गया है। इससे पहले 4 वेटलैंड ऑलरेडी है। नाम देख लीजिए कौन कौन से हैं, इनके नाम आपको याद होने चाहिए, जैसे नाल सरोवर, थोल, फिर है वाधवाना, ठीक है, और चौथा कौन सा है? खिजादिया। ठीक है, और ये मीठे पानी के अंदर है। फिर देखिए ये जो अभ्यारण्य है, ये खारे पानी में है। तो ये जो अभ्यारण्य है अब समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, जो भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है, उसी का एक हिस्सा है। ठीक है, फिर है बखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य। तो ये जो है आपका संत कबीर नगर जनपद उत्तर प्रदेश में ये स्थित है। और फिर देखिए यहाँ पर
उत्तर प्रदेश के अंदर बखीरा वन्य जीव अभयारण्य को घोषित करने के बाद जो वहाँ पर रामसर साइट है उनकी संख्या कितनी हो गई है? 10। उन 10 के नाम भी आपको पता होना चाहिए, जैसे कि ऊपरी गंगा नदी, नवाबगंज, सांडी पक्षी अभयारण्य, फिर है समसपुर, फिर है समन, पार्वती अर्गा और सरसई, सूर सरोवर और हैदरपुर वेटलैंड। तो ये सारे के सारे कहाँ के हैं? उत्तर प्रदेश के हैं। ठीक है, यूपीएससी का तो फेवरेट क्वेश्चन है, यूपीएससी में तो क्वेश्चन आता ही आता है रामसर साइट के ऊपर। फिर देखिए रामसर संधि, ये मैंने आपको समझा ही दिया, 2 फरवरी 1971 को इसको हस्ताक्षर किया था ईरान के शहर रामसर में। ठीक है, फिर देखते हैं गणतंत्र दिवस की जो भी परेड हुई थी, तो रिपब्लिक डे की परेड में उत्तर प्रदेश की जो झांकी है उसको सर्वश्रेष्ठ झांकी का जो है वो दर्जा इसमें दिया गया। झांकी किसकी थी? जिला एक उत्पाद, यानी कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। ठीक है, और काशी विश्वनाथ धाम, इसकी झांकी जो है निकाली गई थी और इसको जो है फर्स्ट प्राइज यानी कि सर्वश्रेष्ठ झांकी जो है वो दिया गया। उसके अलावा दूसरा स्थान कर्नाटका की पारंपरिक हस्तशिल्प के पालने की जो झांकी है उसको दिया गया। तीसरा स्थान मेघालय को, जो मेघालय राज्य के 50 साल पूरे होने और महिलाओं के नेतृत्व वाली सहकारी समितियों वाले समूह को श्रद्धांजलि देने के लिए जो है वो दिया गया। ठीक है, तो नाम ध्यान रखेंगे आप, बाकी ये नहीं पढ़ने हैं, इतने सारे याद नहीं रहते हैं इसलिए। फिर देखिए यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की रैंकिंग में भारत को तीसरा स्थान दिया गया है। तो ये क्या है? तो यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल जो है ये लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरनमेंट डिज़ाइन के लिए यूनाइटेड स्टेट्स के बाहर 10 देशों की 9वीं वार्षिक रैंकिंग थी। ठीक है, इसको जारी किया गया और इसमें भारत को भी रैंकिंग दी गई है। ठीक है, तो भारत के ये 146 इमारतों को स्थान लगभग 2.8 मिलियन सकल वर्ग किलोमीटर का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं कि जो ग्रीन बिल्डिंग्स होती हैं उनको इसके द्वारा जो है वो रैंकिंग दी जाती है। हालांकि इसमें जो है भारत को तीसरे स्थान पर जो है वो रखा गया है। ठीक है, और अगर आप किसी राष्ट्रों की बात करें तो जैसे चाइना है, कनाडा है, भारत है, इन सभी को जो है रैंकिंग इसमें दी गई है। सबके नाम आपको ध्यान इसमें नहीं रखने हैं। फिर देखिए शॉर्ट न्यूज़ में क्या है, सिक फॉर सोशल जस्टिस। तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा विदेश स्थित पंजाब पॉलिटिक्स टीवी के ऐप्स, वेबसाइट और सोशल मीडिया अकाउंट्स को ब्लॉक कर दिया गया है। मंत्रालय ने पंजाब पॉलिटिक्स टीवी के डिजिटल मीडिया स्रोतों को भी बंद करने का जो है वो जो आईटी नियम है उसके तहत इनको भी बंद किया गया है। ठीक है, तो ऐसा करने के लिए जो है इनके ऊपर जो है देखिए यहाँ पर कहाँ गया, जो ये है ना गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम। ठीक है, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ एक्ट, अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्टिविटीज़ एक्ट, ये लगाया गया, इसके तहत इसको गैर कानूनी घोषित किया गया है। ठीक है, तो ये हो सकता है कि कुछ भड़काऊ कार्य जो है वो कर रहे हों, इसीलिए इसको जो है वो प्रतिबंधित किया गया है। फिर देखिए NH333B, तो ये क्या है? तो ये जो है आपके बिहार के मुंगेर में राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो है, इसके ऊपर गंगा नदी संपर्क परियोजना के तहत 14.5 किलोमीटर लंबा रेल सड़क पुल जो है वो बनाया जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए इसको ध्यान रखेंगे। ये क्या है? NH333B क्या है? जहाँ पर के जो आपका ये है बिहार का जो मुंगेर है वहाँ पर जो है इसके ऊपर एक राजमार्ग जो है वो बनाया जा रहा है। ये इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, फिर देखिए जो नीट की परीक्षा है, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, इसके लिए जो है क्योंकि इसका देखिए कई लोग जो है कई सारे राज्य जो हैं वो विरोध कर रहे हैं, तो दूसरी बार जो है इसका विरोध तमिलनाडु के अंदर किया गया है और इसके लिए बिल पास किया है विधानसभा के अंदर कि इस परीक्षा को जो है वो ख़त्म किया जाए। फिर देखिए ये जो है आपका 1 नेशन 1 राशन कार्ड ONORC, तो इसमें जो है आपको पता ही है कि भाई अगर आप किसी भी राज्य में जाएं तो आपको उसी एक ही राशन कार्ड के द्वारा जो है आपको राशन जो है वो मिल पाए, इसलिए इसको जो है लॉन्च किया गया था। तो ये राष्ट्रव्यापी पोर्टेबिलिटी के लिए इसको लॉन्च किया गया था और अभी इसको जो है छत्तीसगढ़ के अंदर भी जो है फिर से लॉन्च किया गया है। मतलब कई राज्यों ने इसको लॉन्च किया है अपने यहाँ पर। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो 35 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिन्होंने इसको अपने यहाँ पर योजना को जारी किया है। ठीक है, ये NFSA क्यों दे रखा है कि ये जो ONORC है ये NFSA यानी कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा प्रोग्राम, उसके तहत जो है वो काफ़ी सहायता जो है वो करता है और इस योजना को जो है 2019 में शुरू किया गया था। ये भी हमने पढ़ लिया था पहले। फिर नेक्स्ट आर्टिकल्स में देखते हैं क्या क्या है। अब बस शॉर्ट न्यूज़ ही आपको इसके अंदर पढ़नी है, तो इसमें जो इम्पोर्टेंट होगी वो मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए जो जल जीवन मिशन है जिसमें आपको कहा गया है कि हर घर में जो है नल से जल आएगा, तो उसमें जो है काफ़ी जोर शोर से उसका काम चल रहा है और इसके अंदर 100वां जो जिला जहाँ पर कि ये कार्य हुआ है वो है चंबा जिला, जो कि हिमाचल प्रदेश का है। ठीक है, जो इस पहल के तहत शामिल होने वाला जो है 5वां आकांक्षी जिला जो है वो बना है। फिर देखिए ये है पर्यटन मंत्रालय ने पूरे देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मैसर्स एयरलाइंस एयर एविएशन लिमिटेड के साथ में जो है वो समझौता किया है। फिर इंदौर मध्य प्रदेश की जो सेंट्रल जेल है वहाँ पर रेडियो स्टेशन में
स्वयं का FM रेडियो चलाया गया जिसका नाम है जेलवाणी, जिससे कि जेल के अंदर जो कैदी है वो उसको सुन सकें। और इसके अलावा है सोशल अल्फा की एनर्जी लैब, क्लीन एनर्जी इंक्यूबेशन सेंटर केरल सरकार के द्वारा, ये भी किसी काम का नहीं, छोड़िए इसको। तो फिर है उसके अलावा जो यहाँ पर जो खबरें हैं वो इतना इम्पोर्टेंट यहाँ पर है नहीं, ठीक है। हाँ, यहाँ पर जैसे एक लिखा है कि पंजाब में जो मुख्य चुनाव अधिकारी हैं उन्होंने पंजाब विधानसभा चुनाव में मतदाता जागरूकता, भागीदारी, नैतिक मतदान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से चुनावी शुभंकर लॉयन या शेरा जो है उसका अनावरण किया है। ये भी हालांकि रीजन रिलेटेड न्यूज़ है, मतलब एक क्षेत्र विशेष की खबर है, तो इतना इंपॉर्टेंट लग नहीं रही है यहाँ से। तो ये थी हमारी आज की यहाँ पर राष्ट्रीय परिदृश्य तक की खबरें। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे अंतरिक्ष और रक्षा प्रौद्योगिकी, और फिर पढ़ेंगे हम आर्थिक परिदृश्य, और उसके बाद आएगा आपका प्रादेशिक परिदृश्य। तो बने रहिएगा चैनल के साथ में, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग, बाय।